अनाया को दोहान पर गुस्सा आ रहा था, पर अपना गुस्सा कंट्रोल कर क्यारा को जाता देख अपने मन में कहती है, क्यारा तुम मरो या जियो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपने आयान से दूर करके रहूंगी। क्यारा विला पहुंचकर खुशी से किचन में जाती है और अपनी पसंद पसंद चीजें बनाने लगती है। संध्या क्यारा को हटाते हुए कहती है, क्यारा अब तुम जाके आराम करो, और अगर सर को पता चल गया कि तुम मेरे साथ मॉल गई थी, वो मुझे जान से मार देंगे। ऊपर से तुम ये सब चीजें ले आई हो जिन्हें खाने के लिए सर ने तुम्हें सख्ती से मना किया है। क्यारा उनसे क्यूट एक्सप्रेशन से कहती है, संध्या दी प्लीज़ ना, अयान को मत बताना। संध्या सर पर हाथ मारते हुए कहती है, अच्छा चलो अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए मोमोज बना लाती हूँ। ओके। क्यारा खुश होते हुए हॉल गए सोफे पर बैठे टीवी देखने लगती है। राजवंश ग्रुप कंपनी। अयान अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप पे चल रहे मेंशन की फोटोज देख रहा था, जिसमें क्यारा सोफे पर चिप्स खाती हुई टीवी देख रही थी। अयान अपने गहरी निगाहों से क्यारा को देख डेविल स्माइल कर कर कहता है, बीवी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? लगता है जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तुम नहीं मानोगे। चलो तुम्हें बताता हूँ। अयान राजवंश की बात न मानने का अंजाम ये बोल वो कुणाल को केबिन में बुलाता है। कुणाल केबिन में आके हाथ पर बांध कर खड़ा हो जाता है। अयान उसे देखकर अपनी एरोगेंट आवाज में कहता है, आज की कितनी मीटिंग है? कुणाल कुणाल हाथ बांधे ही अयान को देखकर कहता है, सर आपकी 3 बजे में एक ही मीटिंग है, उसके बाद की कोई मीटिंग नहीं है। अयान घड़ी में टाइम देखता है, जिसमें 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो एक गहरी सांस लेकर कुणाल को जाने को इशारा करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अयान ऑफिस से निकलकर घर के लिए निकल जाता है। क्यारा हॉल में सोफे पर बैठे मोमोज खा रही थी। उसके चेहरे पर जैसे सुकून था। वे सुकून से हंसते हुए संध्या को देखकर कहती है, संध्या दी आपने तो मोमोज वाले भैया को भी फेल कर दिया है। इतने टेस्टी मोमोज बनाए हैं आपसे, तो मैं हर रोज़ मोमोज मोमोज बनवा कर खाऊंगी। संध्या अपने सर पर हाथ मारकर कहती है, अरे मुझे आज ही डर लग रहा है कि कहीं सर को पता न चल गया हो कि तुमने मोमोज खाए, तो वे पता नहीं क्या करेंगे। और तुम रोज़ मोमोज खाने की बात कर रही हो। क्यारा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बात तो ठीक कह रही हो। आप अगर राक्षस को पता चल गया कि मैंने मोमोज खाए हैं, तो पता नहीं वे मेरा क्या करेंगे। पर संध्या दी उनको बताएगा कौन, क्योंकि ना आप बताएंगे ना मैं। तो चलिए अब इंजॉय करने दीजिए, टेंशन बाद में लूँगी। ये बोल वो फिर से मोमोज खाने लगती है। क्यारा ने मोमोज अपने मुंह में रख कर खाया ही था कि तभी उसको अयान की गुस्से भरी आवाज़ आती है, लगता है बीवी आज तुमने अपने मन का बहुत कुछ खाया है। यह आवाज़ सुनकर क्यारा डरते हुए अपना सलाइवा गट कर संध्या को देखती है, जो डर से कांपते हुई उसे ही देख रही थी। अयान धीरे कदमों के साथ उन दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। संध्या अयान को देखकर सर झुकाती हुई कहती, सर मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। ये कहकर वे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। क्यारा आंखें फाड़े संध्या को देखते हुए मन में कहती है, संध्या दी आप तो मेरी बहन जैसी थी, धोखा देकर भाग गई। आप मुझे शैतान के साथ छोड़कर क्यों चली गई? अयान क्यारा के साथ सोफे पर बैठते हुए उसके हाथों से मोमोज की प्लेट को लेकर सामने टेबल पर रखते हुए नाराजगी से कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब चीज़ें खाने के लिए, पर तुमने मेरी बात को मानना ज़रूरी नहीं समझा। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। क्यारा बेचारा सा मुंह बनाकर कहती है, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोमोज खाने का मन था, इसलिए मैंने खा लिए, अब नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। अयान मुस्कुराते हुए क्यारा के सर पर अपना हाथ रख उसके माथे पर किस के कहता है, वो तो तुम अब खा भी नहीं पाओगी बीवी। अयान एक टेबल स्माइल कर कबीर को आवाज़ लगाता है। क्यारा कंफ्यूज से गेट की तरफ देखती है, जहाँ कबीर के साथ कोई और भी था, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती थी। वह हैरानी से कहती है, नहीं अयान आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कबीर मेंशन के अंदर आता है और उसके पीछे रोहित एक काले तेंदुए को अपने साथ ला रहा था। क्यारा डरते हुए आंखें बड़ी करते हुए कहती है, नहीं अयान नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बोल वो डरते हुए अयान के पीछे छुप जाती है। अयान क्यारा को डरता देख अपने हाथ बांध सख्त एक्सप्रेशन से बोलता है, मुझे ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया है बेबी, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। चलो अब अपने नए बॉडीगार्ड से मिलो, इसका नाम है राखा, अब से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। क्यारा डरते हुए अयान के पीछे से राका को देखती है, जो अपनी चमकीली और खतरनाक आंखों से क्यारा को देख रहा था। क्यारा जल्दी से अयान को कसकर पकड़ कर कहती है, अरे आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? हमें तो अब आप पर शक होने लगा है, आप हमसे प्यार करते भी हैं या फिर सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं? अयान आंखें छोटी करके क्यारा को देखते हुए मुंह बना के कहता है, ये कैसी लैंग्वेज बोल रही हो तुम? क्यारा की बात सुन कबीर और रोहित भी मुंह छुपा के हंस रहे थे। क्यारा अयान को घूरते हुए कहती है,
अरे इतना बड़ा कुत्ता लाके खड़ा कर दिया है जिसे देख मेरी जान निकले जा रही है और आपको मेरी लैंग्वेज की पड़ रही है। आप एक नंबर के खबीस इंसान हैं। नहीं, आप एक नंबर के खड़ूस हैं। आप सड़े टमाटर, पिचका हुआ बैंगन, कीड़े लेगी गोभी, सड़े हुए आलू। क्यारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अयान क्यारा के मुंह पर अपना हाथ रख गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बीवी, अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ भी सुनी तो मैं तुम्हें राका के साथ एक कमरे में अकेले बंद कर दूंगा। ये सुन कियारा हाँ में सर हिलाकर सोफे पर चुपचाप सिमट कर बैठ जाती है। वहीं रोहित और कबीर का तो कियारा की बातें सुन हंस हंस कर बुरा हाल था। अयान उन दोनों को घूरते हुए कहता है, लगता है तुम दोनों को ज़्यादा ही हंसी आ रही है। कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ करूं। अयान की बात सुन दोनों की अपनी हंसी रोक सीधे खड़े होकर कियारा से कहते हैं, भाभी आप ज़्यादा मत डरे। राका को बचपन से ही अयान ने पाला है। इसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था। तभी से ये अयान को ही अपना सब मानता है। ये सब अयान के कहने पर किसी को भी झटके में ख़त्म कर सकता है। पर यह आपको कुछ नहीं करेगा, यकीन मानो। राका धीरे से कियारा के पास जाकर उसके पैरों को चाटने लगता है। कियारा को भी महसूस होता है कि राका उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इसलिए वे भी अपने कांपते हाथों से राका के सर पर को सहलाती है। दूसरी तरफ एक लड़की भागती हुई ट्रेन में चढ़ के चुपके से बैठ जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। वह हाँफते हुए खिड़की के बाहर कुछ आदमियों को देखती है जो हाथों में गन लिए इधर उधर भाग रहे थे। इससे पहले वो आदमी गाड़ी में चढ़ते ट्रेन तेजी से चलने लगी और वो लड़की अपने सीने पे हाथ रख के धीरे धीरे से कहती है, भाग तो निकली पर अब जाऊंगी कहाँ। ये बोल उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। उस लड़की ने एक पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। शायद वे अपनी शादी से भाग कर आई थी। राजवंश मैंसन। सुबह का वक्त क्यारा बेड पर आराम से फैल कर सो रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी का रेंगता हुआ हाथ महसूस हुआ था। क्यारा आंखें खोल देखती है। अयान उसके बगल में बैठा उसके मुलायम गालों को पर अपने हाथ फेरता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग बीवी, चलो अब जल्दी उठो। क्यारा नींद में ही कहती है, अयान सोने दीजिए ना, अभी नींद आ रही है। अयान क्यारा को पकड़कर उठाते हुए कहता है, बीवी 5 मिनट के अंदर रेडी होकर गार्डन में आ जाओ वरना मैं राका को भेजूंगा तुम्हें लेने। ये बोल कमरे में से चला जाता है। राका का नाम सुन क्यारा की आंखें झट से खुल जाती है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अयान राजवंश शैतान कहीं का और मासूम भोली लड़की को बेचैन से सोने भी नहीं देते। बस मेरा वक्त आने दो, चुन चुन के बदले लूंगी। देखना। फिर वो टाइम देखती है जहां अभी सिर्फ 6 बजे थे। वो मुंह बनाते हुए जल्दी से रेडी होकर गार्डन में आती है। उसने एक प्लाजो एयर और लूज टी शर्ट पहनी थी। वो बालों को पोनीटेल में बांध रखा था। सुबह की ताजगी और प्रेगनेंसी का ग्लो कियारा के चेहरे पर निखर के दिख रहा था। सामने खड़े अयान और रोहित कियारा को देख रहे थे जो अभी भी नींद में ही लग रही थी। अयान कियारा को देख कहता है, बीवी आज से तुम रोज सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करोगी और इसमें तुम्हारी मदद रोहित करेगा। ये बोल अयान राज मेंशन में चला जाता है। कियारा रोहित को देख बेचारा सा मुंह बनाकर कहती है, भैया क्या आप इस जुल्म को नहीं रोक सकते? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने मेरे बीवी ने इस शैतान को। वे में हमें चैन से भी सोने नहीं दे रहे। ये बोल वो रोने को जैसा मुंह बनाकर नीचे बैठ जाती है। रोहित स्माइल करते हुए कहता है, भाभी अयान आपसे बहुत प्यार करता है इसलिए वो आपको हेल्थी हेयर की फिट रखना चाहता है। आप जल्दी से एक्सरसाइज करिए वरना राका आ जाएगा। क्यारा राका का नाम सुन जल्दी से खड़ी हो जाती है। अयान का सीक्रेट डार्क रूम। अयान एक तहखाने के बने कमरे में 4 लोगों की लाशों को देख घूरते हुए कहता है, पता चला कौन थे ये 4 लोग? उन जिन्होंने अयान राजवंश के मेंशन में घुसने की हिम्मत की थी। कबीर सोफे पर बैठे हुए अयान को देख सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, अभी तो नहीं चल लगा यार। ये चारों रात के अंधेरे में मेंशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें हमारे गार्ड्स ने पकड़ लिया था। ये चारों लड़ने में और मारने में माहिर थे इसलिए ये चारों तो हो नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई खतरनाक चाकू जैसे हथियार मिले थे। मतलब ये किसी को मारने के लिए विला में घुसे थे। ये बातें सुन अयान के चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। वे चिल्लाते हुए कहता है, ये चारों जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता पर ये पता करो ये किसके कहने पर आए हैं और किसके लिए आए हैं। चाहे इनकी लाशों से उगलवाओ पर मुझे जवाब चाहिए। कबीर भी हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर अयान अपना नाश्ता कर रहा था। क्यारा उसको घूरती निगाहों से देख रही थी। अयान क्यारा को अपनी नज़र देखकर बिन ज़्यादा एक्सप्रेशन से कहता है, बीवी देखो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है इसलिए मना कर रहा हूँ। क्यारा मुंह फुलाते हुए कहती है, जानती हूँ आपको चिंता है पर इतनी चिंता भी मत कीजिए कि मैं घर में घुट घुट कर रह जाऊँ। मुझे बाहर जाना है, घूमना है। मैं घर में अकेले रहकर बोर हो चुकी हूँ। आप तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं पीछे से बस ऊपर कमरे में नीचे टीवी देखो, किचन में खाना खाओ और चुपचाप पूरे विले में घूमते रहो। मैं भी घूमना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता हमें शॉपिंग पर जाना है और हमें संध्या दी के साथ जाऊंगी। आयान एक नज़र क्यारा को देखते हुए अपने सर ना में हिलाकर
अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, फाइन, चली जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे और राका भी जाएगा। कियारा जल्दी से अयान के पास जाकर बैठते हुए उसके हाथ दबाते हुए कहती है, नहीं ना अयान, मैं राका के साथ नहीं जा सकती। आपको पता है ना, अगर मैं उसको लेकर गई तो पूरे मॉल में खलबली मच जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ऐसे देखे कि जैसे पता नहीं मैं कौन से देश की से आई हूँ। अयान कियारा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, बीवी, तुम राकाश को ले जाना जरूरी है। तुम लोगों की चिंता मत करो, मैं पूरा मॉल खाली करवा दूंगा। तुम लोगों के अलावा उस मॉल में और कोई नहीं होगा। कियारा अयान को दूर होते हुए कहती है, ये कैसे बात हुई? बिना लोगों के मॉल अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह संध्या दी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी, और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरे साथ कुछ बॉडीगार्ड भेज सकते हैं, लेकिन मैं राका को लेकर नहीं जाऊँगी। क्यारा के इस तरह से दूर होने से अयान को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वह खड़ा होकर क्यारा की कमर को अपने करीब कर कर कहता है, बीवी, बात चाहे कोई सी भी हो, लेकिन तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं करोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे करीब से दूर चली जाओ। कियारा थोड़े घबराते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, अब नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ रोहित किसी से बात करते हुए अपनी कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी कार के सामने एक लड़की भागते हुए आ जाती है, जिसे देख रोहित जल्दी से ब्रेक लगाकर कार रोकता है। लेकिन रोहित ब्रेक लगाता उससे पहले ही वे लड़की कार से टकरा जाती है। रोहित जल्दी से कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है। उस लड़की के चेहरे पर बेहद मासूमियत थी और एक डर की झलक थी। उसके माथे से हल्का सा खून निकल रहा था और उसकी आंखें हल्की बंद थी। इस एक्सीडेंट को देखते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी कि तभी कुछ गुंडे जैसे लोग भागते हुए उस लड़की के पीछे वहीं आ जाते हैं और रोहित को भागते देख उन गुंडों का लीडर अपने आदमियों से कहता है, जाओ उस लड़की को उठाकर लेकर आओ। रोहित ने उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो लड़की अपनी बंद होती आंखों से रोहित को देखकर कहती है, प्लीज़ इन लोगों से बचाइए, प्लीज़ बचाइए। ये कहते हुए वो लड़की बेहोश हो जाती है। रोहित उस लड़की की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसके हाथ ही वो उसकी खूबसूरती में भी खोया हुआ था। अब उस गहरी काली आंखें, पुतली गुलाबी होंठ, पतले गुलाबी होंठ, गोरा रंग, चेहरे पर बच्चे जैसी मासूमियत। उस लड़की ने गुलाबी कलर का एक लहंगा पहन रखा था, जो कि दुल्हन के जोड़े जैसा लग रहा था। उन आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़कर उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे रोहित अपने एक हाथ से रोक लेता है और गुस्से से उस आदमी को देखते हुए उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे उस आदमी की एक दर्दनाक चीख वहां उठ जाती है। सभी लोग ये देखकर पीछे हो जाते हैं और उन गुंडों का लीडर गुस्से में रोहित को देखने लगता है। उन गुंडों के लीडर के कहने पर सारे आदमी रोहित की तरफ बढ़ जाते हैं। रोहित भी खड़ा होकर उस लड़की को अपनी कार में लेटा देता है और बाहर आकर अपना कोट उतार कर फेंक देता है और हाथों की शर्ट को ऊपर करते हुए कहता है, आओ सालो आओ, बहुत दिनों से हाथ में खुजली हो रही है। ये कहते हुए वो उन आदमियों को मारे जा रहा था। किसी की हड्डी टूटने की आवाज़ आती, किसी के दांत टूटने की आवाज़ आ रही थी, तो किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सारे आदमी दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन गुंडों का लीडर, जिसका नाम शेरा था, वे आगे आता है। वो रोहित को उनके कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अरे तू है कौन और क्यों हमारे मसले में पड़ रहा है? ये लड़की हमारे सरदार की है और उसी की हो रहेगी। तेरे को तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा। रोहित उस मोटे हट्टे कट्टे शेरा को देखकर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर अपनी कॉलर को उसके हाथ झटक कर कहता है, मैं किसी से नहीं डरता और अब ये लड़की मेरी है। रोहित की नज़र इस लड़की पर पड़ी है। अब मैं इस पर किसी के हाथ तो क्या, किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शेरा रोहित को पंच मारता है। उससे पहले ही रोहित शेरा को दोनों हाथों से उठाकर नीचे जमीन पर फेंक देता है। शेरा गुस्से में दोबारा उठते हुए रोहित की ओर बढ़ता है। रोहित एक बार फिर से शेरा की बुरी तरह मारता है और शेरा जमीन पर दर्द से कराहता हुआ पड़ा रहता है। रोहित शेरा के पास पंजों के बल बैठते हुए उसकी कॉलर को पकड़कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, रोहित नाम है मेरा, और अपने सरदार से जाकर बोल देना कि अब से इस लड़की को भूल जाइए। अगर इस लड़की की तरफ उसने दोबारा तुम जैसे टट्टू को भेजा तो तुमसे भी बुरा हाल करूंगा। उसका ये बोल रोहित अपनी कार को ड्राइव करता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्यारा मॉल में खुश होते हुए बाहर आती है और संध्या देखकर कहती है, संध्या दी, आज तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। चलिए अब जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर यहाँ कुछ खाने बैठी तो बाहर आना ही बंद कर देगा वे खड़ूस मेरा। संध्या भी हंसने लगती है। दोनों कार की तरफ जा ही रही थी और पीछे बॉडीगार्ड्स आ रहे थे। तभी एक कार तेजी से आते ही क्यारा को उसमें खींच लेती है। संध्या क्यारा को रोकने की कोशिश करती है और वे नीचे जमीन पर गिर जाती है। वे गाड़ी तेजी से निकल जाती है। बॉडीगार्ड की सारी टीम कार के पीछे भागती है, लेकिन कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिससे वे कार को पकड़ नहीं पाते। रोहित काबिला
रोहित का विला बहुत ही आलीशान विला था। रोहित एक खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसमें के बिजनेसमैन बिजनेस कई देशों में फैला हुआ था और अयान के साथ भी बिजनेस करता था, लेकिन ज़्यादातर उसको अपना दोस्त मानता था और उसके हर एक बड़े छोटे बड़े काम में उसके साथ रहता था। रोहित उस लड़की को अपनी गोद में उठाए ही कमरे में जाता है और वह लड़की अभी बेहोश थी। रोहित उस लड़की को बेड पर लिटाकर अपने डॉक्टर को कॉल करता है। तकरीबन 20 मिनट के बाद उस लड़की का चेकअप करते हैं और एक इंजेक्शन देकर रोहित को कहते हैं, मिस्टर रोहित सेंगल मैंने इंजेक्शन दे दिया है और उनकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा बेटर है। इनको बुखार है और इन्होंने कुछ दिनों से शायद कुछ खाया भी नहीं है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। सर, पर हल्की सी चोट है, मैंने बैंडेज कर दी है। आप इनसे अच्छे से ख्याल रखिएगा और ये दवाई टाइम पर दे दीजिएगा। कुछ परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये बावल डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रोहित उस लड़की के पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, कितनी मासूम है, ना जाने ऐसी क्या बात है इसमें कि ये रोहित सिंगल इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। रोहित उस लड़की को निहार ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है और अगली तरफ की बात सुनकर वे गुस्से में आकर कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक सुनसान फैक्ट्री में क्यारा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। वह भी बेहोश थी। तभी उसके ऊपर कोई जोरदार पानी मारता है। क्यारा झटके से जागते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपने सामने खड़ी एक लड़की को देखती है जिसने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में बेहद नफरत थी, चेहरे पर गुस्सा। क्यारा अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों लाया है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सामने खड़ी अनाया जोर जोर से हंसते हुए कहती है, जानना चाहती हो मुझे क्या चाहिए? फिर वे क्यारा की तरफ झुकते हुए उसके बालों के वो पीछे से पकड़ लेती है। मुझे तेरा पति चाहिए, क्यारा गुस्से से भरी आंखों से कहती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अनाया हंसते हुए कहती है, बकवास नहीं, हकीकत है। और अब तुझे मार कर मैं तेरा पति अपना बनाऊंगी। जानती है कितना प्यार करती हूँ मैं अयान से। किसके लिए पागल हूँ? इतनी पागल हूँ कि मैं तुझे मारने तक पर आ चुकी हूँ। तेरे मरने के बाद अयान मेरा हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों हैप्पी फैमिली रहेंगे। क्यारा अनाया को गुस्से से देखते हुए कहती है, तो ये तेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मेरा पति मुझ पर किसी का हाथ तो किया किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तूने तो मुझे सीधा वार किया है। अब तू सिर्फ बचने का रास्ता ढूंढ। अनाया जोर जोर से हंसने लगती है। वह इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि वहां खड़ा हर बॉडीगार्ड देखकर कांप रहा था। अनाया की हंसी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। कियारा भी लगभग अंदर से थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन वह चेहरे पर लाती नहीं थी। अनाया एक बॉडीगार्ड को बुलाकर कहती है, इन मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोल वे वहाँ से निकल जाती है। क्यारा अनाया के जाने के बाद रोते हुए कहती है, अयान कहाँ है आप? मुझे हमारे बच्चे के लिए बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ अयान गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, हाथ की नसें उभर आई थी। अयान के साथ बैठा रोहित अपने लैपटॉप में देखते हुए कहता है, भाभी की लोकेशन शहर के बाहर नहीं आ रही है और जहाँ की ये लोकेशन है वहाँ तो एक बंद फैक्ट्री है जो काफ़ी टाइम पहले रहे ग्रुप की हुआ करती थी। अयान को संध्या ने फ़ोन कर सब बता दिया था, जिसे अयान ने उसी पल से क्यारा को ढूंढना शुरू कर चुका था। वो जानता था उसके कई दुश्मन हैं और वे क्यारा को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने क्यारा के मंगलसूत्र में ट्रेकर फिट करवाया था, जिसका पता क्यारा को भी नहीं था। रहेजा का नाम सुन अयान गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी सोमनाथ रहेजा। रोहित और कबीर अयान को एक दूसरे को देखते हुए उस जैसे आंखों से ही एक दूसरे से कह रहे हो, आज ये शैतान सब बर्बाद कर देगा। कुछ ही देर बाद अयान की कार उस बंद फैक्ट्री के पास आकर रुकती है। अयान गुस्से से बाहर नीचे निकल पीछे पॉकेट से अपनी गन निकाल आगे बढ़ता है और रोहित और कबीर भी अयान के पीछे हाथों में गन लिए चले जाते हैं। अनाया बाहर की तरफ चल जाती है जहाँ उसे दोहान मिलता है। दोहान अनाया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मिस रहेजा, हमारे बीच डील हुई थी कि तुम्हारा क्यारा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगी, और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यारा को किडनैप करने की? अनाया हंसते हुए कहती है, अनाया रहेजा को कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, वो जो चाहती है वह कर देती है और मैं तुम्हारे इरादे भी जानती हूँ। तुम्हें इस डील की आड़ में क्यारा को पाना है, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मार दूंगी ताकि अयान
मेरा हो सके। अनाया ये कहकर कह ही रही थी, तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है और वे दोहान को देखती है, जो उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें अयान को पाने का, अब उस अयान का तांडव भी देखो। ये बोल वो वहाँ के पीछे से रास्ते से निकल जाता है। अनाया घबराते हुए अंदर की तरफ जाती है और सभी आदमियों को कियारा को मारने के लिए बोलती है। सभी आदमी क्यारा को मारने के लिए कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी उस फैक्ट्री को बड़ा सा गेट धमाके के साथ टूट जाता है, जिसे देख अनाया भागते हुए क्यारा के कमरे में जाती है और अपने आदमी से एक नाइफ लेकर क्यारा के गले पर लगाते हुए गुस्से से कहती है, तुझे आज मैं जान से मार दूंगी, अगर अयान मेरा नहीं हो सकता तो तेरा भी नहीं होगा। ये बोल वे जैसे ही क्यारा को मारने वाली होती है, तभी उसका हाथ पर एक गोली आकर लगती है। अनाया दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी क्यारा अनाया के पीछे अयान को देखती है, जो ऊपर से नीचे तक खून में नहाया हुआ था। उसी के साथ कबीर और रोहित भी थे, जिनके शरीर पर भी काफी सारा खून लगा हुआ था। उनके दोनों हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी। अनाया चिल्लाते हुए कहती है, अयान तुम इसके लिए मुझे मार रहे हो? आयान, आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या है? क्या इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ? मैं कहीं ज़्यादा काबिल हूँ और तुमसे इससे कहीं ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम फिर भी इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे मारना चाहते हो। अयान आगे बढ़ता है और अनाया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर चिल्लाते हुए कहता है, कियारा मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी, मेरी धड़कन, मेरे जीने की वजह है। वो तुझे जैसी लड़की उसके आगे दो कौड़ी की है, और तुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? गलतफहमी है तेरी। तूने आज मेरी बीवी पर यहाँ जो वार किया है, इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनाया रहेजा, इसकी कीमत तुझे और तेरे बाप को अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ पर अयान राजवंश नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड किंग आया है। क्यारा तो बस अयान के गुस्से को देख रही थी, और वह अयान से आज काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। अयान तो पहले ही खून से नहाया हुआ था, शैतान लग रहा था, और ऊपर से उसका गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। क्यारा प्रेगनेंसी की वजह से इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वह नहीं पर बेहोश हो जाती है। अयान क्यारा को बेहोश देखता है, तो वह भागते हुए क्यारा के पास जाता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, बीवी गेट अप। लेकिन क्यारा को होश नहीं आता। अयान क्यारा को जल्दी से गोद में ले जाते हुए गुस्से से अनाया को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, अगर मेरी बीवी को और बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हारी रूह ने भी नहीं सोची होगी। ये बोल अयान वहाँ से कबीर के साथ निकल जाता है। अयान फैक्ट्री के बाहर आता है, जहाँ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। वो जगह ऐसी लग रही थी मानो वहाँ पर शमशान ही बन गए हो। अयान कियारा को अपनी बाहों में लिए कार में बैठ जाता है और कबीर कार ड्राइव करने लगता है। वहीं रोहित ने अंदर के सभी लोगों को मार दिया था और अनाया को खींचते हुए बाहर लाता है। रोहित अनाया को एक कार में बिठा देता है और उसे अपने आदमियों के साथ अयान के ब्लैक विला भेज देता है। रोहित अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करता है। कैसी है वो? क्या वो बेहोश में आई? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं, वे अभी भी बेहोश है, पर बुखार अब उतर चुका है। ये सुन रोहित फ़ोन रख अपनी कार में बैठ अपने विला के लिए निकल जाता है, राजवंश मैंसन। 2 घंटे बाद अयान क्यारा के रूम के बाहर खड़ा था। डॉक्टर की टीम क्यारा के उनका एग्जामिन कर रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आकर अयान को देख कर कहते हैं, मिस्टर राजवंश, आपकी वाइफ का अभी तीसरा महीना चल रहा है और इस हालत में इतना स्ट्रेस माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। तो मैं उन्हें खुश रखिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप टाइम पर खिला दीजिएगा और हेल्दी फूड ही उनके टाइम में रखना। अब मैं चलती हूँ। तो वो बोल डॉक्टर वहाँ से निकल जाती है। अयान धीरे से क्यारा के रूम में जाकर उसके पास बैठता है और क्यारा के पेट पर हाथ रखकर कहता है, माफ़ कर दो बेटा, आज मैं उनके आपको और आपकी माँ को सेफ नहीं रख पाया, जिसकी वजह से आप दोनों ने इतनी परेशानी सही। मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए अयान की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वह भी क्यारा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रोहित का विला। रोहित उस लड़की के पास बैठा होता है। वो काफ़ी देर से उस लड़की को बस देखे जा रहा था। उस लड़की की आंखें अभी भी बंद थी। रोहित उसके गालों को हल्का सा टच करके कहता है, आखिर कौन हो तुम, जो इस तरह से मेरे दिल में उतर चुकी हो कि मैं एक पल भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता? आखिर कौन हो तुम? यही बोल रोहित एक गहरी सांस लेकर कमरे में जाने लगता है। तभी उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रोहित पलट कर देखता है तो वो लड़की चिल्ला रही थी। रोहित जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर शांत करने की कोशिश करता है। राजवंश मैंसन। सुबह का वक्त। अयान धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो सामने क्यारा नहीं थी। वह जल्दी से बेड से उठता है और और इधर उधर देखने लगता है और क्यारा को आवाज़ लगाता है कि तभी उसे वॉशरूम से
पानी गिरने की आवाज़ आती है। वे जल्दी से बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम का गेट खुला हुआ था। वे अंदर जाकर देखता है जहाँ शावर के नीचे क्यारा अपने घुटनों में सर रखकर बैठी हुई थी। अयान जल्दी से क्यारा के पास जाता है और उसके गालों को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, बेबी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? क्यारा अपनी रोती हुई आवाज़ में मासूमियत से कहती है, अयान मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने सोचा था कि मैं धीरे-धीरे नहा लूँगी, पर मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अयान कियारा को अपनी गोद में उठाता है और उसे डाँटते हुए कहता है, बीवी मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना हो, मुझे आवाज़ दे देना। मुझे नहीं जगा सकती थी। कियारा थोड़ा-सा मुँह बनाते हुए कहती, अच्छा ठीक है, गलती हो गई। मैंने सोचा था कि मैं खुद कर लूँगी। अयान अपना सर ना में हिलाता है और कियारा को फ्रेश कर उसके कपड़े पहना देता है और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लेकर आता है। कियारा को पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से ना वे चल पा रही थी और ना खड़े हो पा रही थी। कियारा संध्या को देखकर कहती है, संध्या दीदी मेरे लिए ना कुछ चटपटा सा लेकर आइए। बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। संध्या एक नज़र अयान को देखती है और अयान आंखों को से कुछ इशारा करता करता है। संध्या किचन में जाती है और एक ट्रे में बाउल सब्जियां और कुछ फ्रूट्स और एक जूस का गिलास लेकर आती है। क्यारा जैसे ही अपना नाश्ता देखती है वे गुस्से से मुंह बनाते हुए अयान को देखकर कहती है, ये सब आपने बनाने को बोला है ना? मुझे ये सब नहीं खाना अयान, मुझे कुछ अच्छा खाना है। अयान अपना मुंह में नैपकिन से साफ करते हुए कहता है, बीवी गलती की थी तुमने और उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। क्यारा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मान लिया गलती हो गई मुझसे, पर मुझे ये उबला खाना नहीं खाना। मुझे कुछ चटपटा खाना है। अयान डाइनिंग टेबल से खड़े हुए होते हुए क्यारा को माथे से किस करते हुए कहता है, बीवी खाना तो तुम्हें अब यही खाना पड़ेगा, क्योंकि गलती की सज़ा अब तुम्हें पूरे 9 महीने तक भुगतनी होगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें अब इनसे बिल्कुल हेल्थी और प्रोटीन से भरा नाश्ता देना है, तो जल्दी से खाना खा लो। उसके बाद दिन में भी तुम्हारे लिए प्रोटीन भरा लंच होगा, और अगर तुमने इधर-उधर का कुछ भी खाया, तो तुम जानती हो कि फिर मैं क्या सज़ा दूँगा। क्यारा मन मारकर वहीं नाश्ता करने लगती है और अयान एक टेढ़ी स्माइल के साथ अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रोहित का विला। रोहित सूरज की रोशनी से जागता है और उसे अपने कंधे पर कुछ भारी-सा फ़ील होता है। रोहित अपने साइड में देखता है, जहाँ वे लड़की रोहित के कंधे पर आराम से सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर अभी इस वक़्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इस वक्त काफ़ी मासूम और एक खिली धूप की तरह लग रही थी। रोहित उस लड़की को देखकर हल्के से उसके गालों को टच करके मन में कहता है, ब्यूटीफुल। फिर वह उठकर वॉशरूम में चला जाता है। रोहित जैसे ही आता है तो वे देखता है कि वे लड़की खड़ी होकर कमरे में इधर उधर देख रही थी। रोहित उसे पीछे से आवाज़ देता है, तुम ठीक हो गई है? तुम उठ गई हो? वह लड़की डर कर पीछे मुड़ती है और अपनी घबराई आंखों से रोहित को देखने लगती है। रोहित उसकी आंखों को देखकर कहता है, उसकी आंखें हल्की भूरी थी और किसी बिल्ली की तरह लग रही थी। रोहित उसकी आंखों को देखता ही रह जाता है। वे लड़की हिचकिचाते हुए डरते हुए कहती है, जी आप कौन हैं? रोहित थोड़े से धीमे और नरम लहजे में कहता है, मेरा नाम रोहित सिंघल है। वे लड़की दूर होते हुए कहती है, पर मैं यहाँ कैसे आई मैं तो। रोहित उस लड़की के बात में बीच में ही काटते हुए कहता है, हाँ तुम रोड पर भाग रही थी और मेरी कार से टकरा गई। कुछ गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, पर मैंने तुम्हें उनसे बचाकर अपने घर ले आया हूँ। वे लड़की डर से सहमते हुए कहती है, लेकिन वे आ जाएंगे, वे फिर से मुझे लेने आ जाएंगे, वे मुझे वहीं ले जाएंगे। वे जगह अच्छी नहीं है, मुझे वहाँ नहीं जाना। रोहित उस लड़की को इतना घबराया और सहमा देखकर उसके पास बढ़ता है और उसे सीने से लगा कर कहता है, तुम चिंता मत करो। तुम जिसके घर में हो वे वहाँ वहाँ पर तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। ये वादा है रोहित सिंघल का। रोहित फिर से उस लड़की से दूर होते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वे लड़की रोहित के करीबी से थोड़ा दूर होते हुए कहती है, जी मेरा नाम आरवी है। रोहित उस लड़की का नाम सुनकर अपने मन में कहता है, आरवी कितना खूबसूरत नाम है। रोहित आरवी को देखते हुए फिर कहता है, और तुम कहाँ से हो? और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए थे? वे लड़की रोहित की बात सुनकर थोड़ा सहम जाती है और कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। रोहित उस लड़की की इतनी घबराई हालत देखकर आगे कुछ नहीं पूछता और उसे आराम से बेड पर बिठाते हुए कहता है, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगा देता हूँ। तुम ये कपड़े पहन लो और इसे लहंगे को उतार दो। इतनी भारी भरकम लहंगे में तुम भाग कैसे रही थी? क्या तुम किसी शादी से भाग रही थी? आरवी रोहित की बातें तो सुन रही थी, लेकिन वे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। रोहित भी ये समझ गया जाता था और वे उसको वहीं पर बैठने को कहकर किसी से कपड़े मंगवाता है। कुछ ही देर बाद वे आरवी को नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है और नाश्ता करने के लिए कहता है। आरवी अपने सामने इतना अच्छा नाश्ता देखकर
अपने आप को रोक नहीं पाती। वे कई दिनों से भूखी थी और परेशान भी। वे जल्दी-जल्दी खाना खाने लगती है, जिसे रोहित भी देख रहा था। रोहित उसे देखते हुए मन में सोचता है, लगता है बहुत दिनों से भूखी ही थी। रोहित आरवी को देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वे फ़ोन उठाता है और किसी की बात सुनकर फ़ोन कट करके अपना फ़ोन देखने लगता है, जिस पर किसी ने कुछ फ़ोटोज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी, जिसे देख रोहित की आँखें फटी की फटी रह जाती है और वह हैरानी से सामने बैठी आरवी को देखने लगता है।